मूसलाधार बारिश और थपेड़ों खाती हवा के बीच सड़क किनारे एक टिन की छत अपनी किस्मत पर रो रही है। बाहर गरीब का ढाबा का बोर्ड किसी पुराने जख्म की तरह हवा में चरमरा रहा है। बारिश की बूंदें टिन पर गिरकर ऐसा शोर कर रही हैं मानो वक्त मोहन की लाचारी पर तालियां बजा रहा हो। आज फिर चूल्हा सिर्फ धुएं के लिए जला है। रोटियां सूख रही हैं, सालन ठंडा पड़ रहा है और गुल्लक में बस सन्नाटा बचा है। 1, 2, 5, बस इतना। इतने में तो कल की चाय पत्ती भी नहीं आएगी। हे भगवान, ये इम्तिहान कब खत्म होगा? क्या मेरी ईमानदारी की यही कीमत है? तभी गांव का सेठ जिससे मोहन ने उधार लिया था वहां आ पहुंचता है। ओ मोहन, ये ढाबा चला रहा है या भीख मांगने का अड्डा खोल रखा है? मेरी आंखें तरस गईं इस काउंटर पर नोट देखने के लिए। तारीख की लकीर कब की पार हो चुकी है और मेरी जेब अब भी तेरी उधारी के बोझ से खाली है। सेठ जी, जरा अपना गुस्सा थूक दीजिए। एक बार बाहर तो देखिए, आसमान जैसे फट पड़ा है। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि परिंदा भी पर नहीं मार रहा। बस 2 दिन की और मोहलत दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ 2 दिन में सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। मोहलत? मोहलत खैरात में नहीं मिलती मोहन। मुझे तेरी मजबूरियों की कहानियां नहीं सुननी। मुझे सिर्फ अपना मुनाफा चाहिए। याद रख, अगर 2 दिन के भीतर मेरी पूरी रकम मेरी हथेली पर नहीं रखी तो इस गरीब का ढाबा का बोर्ड मैं खुद अपने हाथों से उतार दूंगा। फिर यहां बैठकर मिट्टी बेचना, क्योंकि ये छत भी मैं तेरे सिर पर रहने नहीं दूंगा। सेठ के जाने के बाद मोहन टूटा हुआ बैठा था, चूल्हे की बुझती राख को देख रहा था। तभी दरवाजा धीरे से चरमराया। एक धूल से लिपटा लड़का जिसकी आंखों में भूख का समंदर और चेहरे पर मीलों की थकान थी, लड़खड़ाकर अंदर आया। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जो सबसे सस्ता हो, रूखी सूखी रोटी भी चलेगी, बस दे दो। पेट में आग लगी है। वो छोटे, यहाँ पहले इंसानियत परोसी जाती है, बाद में खाना। तू पहले बैठ, ये पानी पी और अपनी जान में जान ला। राधा, ओ राधा, जल्दी से गरम रोटी और गाढ़ी दाल ले आओ। देख, एक मुसाफिर आया है जो भूख से बेहाल है। मेरे पास कागज के नोट नहीं है भाई। शहर में सबने दुत्कार दिया क्योंकि जेब खाली थी। बस ये एक सिक्का बचा है। क्या क्या इससे मेरा पेट भर जाएगा या मुझे यहां से भी जाना होगा? ये सिक्का कितना भारी है और इस पर बना ये निशान, सूरज और त्रिशूल जैसा कुछ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सिक्का कभी नहीं देखा। ये कहां से लाया तू? मोहन, देखो, जैसे ही तुमने ये सिक्का छुआ, ढाबे की ये टिमटिमाती लाइट क्यों झिलमिलाई और ये हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे ये सिक्का कोई साधारण धातु नहीं है। अभी लड़के ने पहला निवाला ही तोड़ा था। उसकी आंखों में तृप्ति के आंसू बस आने ही वाले थे कि तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर फिर वही सेठ खड़ा था। लगता था जैसे उसे चैन ही नहीं पड़ रहा था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ 2 हट्टे कट्टे आदमी भी खड़े थे और झोपड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मोहन, बहुत हो गया ये लुका छिपी का तमाशा। अभी इसी वक्त पूरा हिसाब होगा। और ये कौन है? अच्छा, तो अब यहाँ भिखारियों को दावत दी जा रही है। मेरे पैसों से यहाँ लंगर चल रहा है। सेठ जी, जबान को जरा लगाम दीजिए। ये मेरा मेहमान है, एक मुसाफिर है जो दूर से थका हारा यहाँ आया है। और देखिए, अब ढाबे की रौनक भी धीरे धीरे लौटने लगी है। आप बस आज की शाम तक सब्र कर लीजिए। यकीन मानिए, ग्राहक और आएंगे और मैं आपके एक एक पैसे का इंतजाम कर दूंगा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ए लड़कों, उठाओ कुल्हाड़ी और इस बोर्ड को अभी उतार दो। आज इसका घमंड तोड़ना ही होगा। हट रास्ते से मोहन। सुन लो सेठ जी,
ये बोर्ड सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, ये मेरे बाप दादा की इज्जत है, उनकी मेहनत की पहचान है। ये मेरी रोजी रोटी है, मेरी सांस है, मेरी जान है। और जब तक मैं इस चौखट पर खड़ा हूं, तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल इस बोर्ड को छू तक नहीं सकता। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगली बार मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। सेठ गुस्से से तमतमाता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह अमन मोहन का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। राधा, मैं जंगल जा रहा हूँ थोड़ी लकड़ियां लेने के लिए। इतना कहकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ता है। जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ ताकि शाम तक चूल्हा जल सके और मैं थोड़े पैसे कमा सकूं ताकि सेठ का मुंह भी बंद कर सकूं। चलते चलते मोहन एक अजीब से दरवाजे के पास पहुंच गया। अरे, ये कैसा दरवाजा है? और इसके ऊपर तो वही निशान बना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस सिक्के पर था। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, चलो एक बार अंदर जाकर देखता हूँ। मोहन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वहां चारों तरफ बहुत सारी दुकानें लगी हुई थीं, जैसे कोई बड़ा बाजार हो, लेकिन सब कुछ थोड़ा रहस्यमयी और अनोखा लग रहा था। भाई साहब, ये कौन सा बाजार है और ये जंगल के बीच अचानक कहाँ से आ गया? भाई साहब, ये एक खास बाजार है। यहाँ सिर्फ वही लोग खरीदारी कर सकते हैं जिनके पास इस बाजार का खास सिक्का होता है। यह सुनकर मोहन थोड़ा सोच में पड़ गया। वह मन ही मन बोला, कहीं ये उसी सिक्के की बात तो नहीं कर रहे जो अमन ने मुझे दिया था? भाई साहब, मेरे पास भी ऐसा ही एक सिक्का है। हाँ, बिल्कुल सही। अब आप इस दुकान से अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। उसने दुकान से अपनी जरूरत का सारा सामान लिया और फिर खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट गया। मोहन, तुम तो लकड़ियां लेने गए थे, फिर ये क्या ले आए? अरे राधा, आज तो जंगल में बड़ा अजीब चमत्कार हो गया। मुझे वहाँ एक छोटा सा बाजार मिला जहाँ बस एक सिक्का दिखाओ और सामान मिल जाता है। क्या सच में? कौन सा सिक्का? वही सिक्का जो कल अमन ने दिया था। सच में? मुझे लगता है अमन सच में हमारी मदद करने ही आया था। अब हम अपना ढाबा अच्छे से चलाएंगे, मेहनत करेंगे और सेठ के सारे पैसे भी वापस कर देंगे। दोनों एक दूसरे को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। मोहन ने जंगल से लाए हुए सामान से दाल और सब्जी बनाई। धीरे धीरे उस खाने की खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। देखते ही देखते लोग उसके ढाबे पर आने लगे और कुछ ही समय में मोहन का छोटा सा ढाबा खूब चल पड़ा। राधा, आज तो हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेठ का उधार हम 2-3 दिन में ही चुका देंगे। हाँ मोहन, ये सब अमन के उस सिक्के की वजह से हुआ है। उसी के कारण हमें समय पर सामान मिल गया और हमारा ढाबा फिर से चल पड़ा। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम उसके आभारी हैं। कुछ ही दिनों में मोहन ने अपना ढाबा पक्का बनवा लिया। अब वहां ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सेठ को मोहन की तरक्की की खबर मिलती है। सेठ जी, सुना आपने? मोहन ने अपना कच्चा ढाबा पक्का कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? मेरे पैसे अभी तक लौटाए नहीं और उसने अपना ढाबा पक्का भी कर लिया। सेठ थोड़ा सोचकर चालाकी से मुस्कुराते हुए, खैर अच्छी बात है। वैसे भी मुझे उसकी दुकान वाली जमीन चाहिए थी। लगता है अब वो जमीन हथियाने का सही वक्त आ गया है। चलो देखते हैं मोहन को। सेठ अपने आदमियों के साथ मोहन की दुकान की ओर निकल पड़ता है। मोहन, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। कहा था ना, अगली बार जब आऊंगा तो ये ढाबा मेरा होगा। अब जल्दी से ढाबा खाली कर और यहाँ से निकल जा। सेठ जी, ढाबा खाली कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, और वो भी ब्याज के साथ। पर मोहन, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सेठ जी, वो सब छोड़िए,
आप अपने पैसे लीजिए और अब यहाँ से चलते बनिए। यह सुनकर सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आग बबूला हो उठा और बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। क्या हुआ मोहन? सेठ क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं राधा, बस इतना समझ लो कि आज से ये ढाबा हमारा है। अब सेठ हमें कभी परेशान नहीं करेगा। सच मोहन, यह तो बहुत अच्छी खबर है। दोनों के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। सेठ का सारा कर्ज चुकाकर आज वे सच में बहुत खुश थे। इस मोहन के बच्चे ने मेरा सारा प्लान ही फेल कर दिया। मुझे उसकी दुकान पर तभी कब्जा कर लेना चाहिए था जब उसके पास पैसे नहीं थे। सेठ कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर अचानक उसकी आंखों में चालाकी चमक उठती है। अगर मोहन के पास वो दुकान ही न रहे तो तब तो उसे मजबूरी में वो जगह बेचनी ही पड़ेगी और उसी बहाने मैं वो कीमती जगह हथिया लूंगा जिसकी कीमत आने वाले समय में आसमान छूने वाली है। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। इसी सन्नाटे में सेठ अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए चुपचाप मोहन की दुकान की ओर बढ़ रहा था। आज इस मोहन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी। बहुत बोल रहा था ना, अब पता चलेगा उसे कि इस गांव का असली सेठ कौन है। यह कहते हुए सेठ तेज कदमों से मोहन के होटल की तरफ बढ़ने लगा। मोहन, तेरा ढाबा तो अब गया। अब आखिरकार तुझे मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आना ही पड़ेगा। सेठ जैसे ही मोहन के ढाबे को आग लगाने वाला ही था, तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। रुक जाइए सेठ जी। सेठ पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है। यह तो वही लड़का था जिसे उसने मोहन के ढाबे पर खाना खाते हुए देखा था। सेठ, मैं तुम्हें मोहन का ढाबा जलाने नहीं दूंगा। हाँ सेठ, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम लालच में अंधे होकर मोहन का ढाबा जलाने तक उतर आओगे। तभी मोहन भी वहां पहुंच जाता है। सेठ, ये मशाल लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन भैया, ये आपका ढाबा जलाने आया था। हाँ, मैं ढाबा जलाने ही आया था, पर तुम कौन हो लड़के जिसने मेरा सारा खेल खराब कर दिया? सेठ, पहचानो मुझे। मैं श्यामलाल का बेटा हूँ, जिसकी दुकान तुमने धोखे से छीन ली थी और हमें सड़क पर ला दिया था। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अरे लड़के, मैं तुझे भी तेरे बाप की तरह बर्बाद कर दूंगा, समझा? सेठ, अब धमकी देना बंद करो और चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वरना हमें तुम्हें धक्के मारकर ले जाना पड़ेगा। इतना कहते ही गांव वाले सेठ को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अमन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम समय पर ना आते तो मेरा ढाबा आज जलकर राख हो जाता। कोई बात नहीं मोहन भैया, मुझे पहले से ही शक था कि सेठ कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या वो सिक्का सच में जादुई था? नहीं मोहन भैया, वो सब मेरा ही प्लान था और जिन लोगों ने आपको सामान दिया था वो सब मेरे ही आदमी थे। सच में अमन, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मोहन फिर से ईमानदारी के साथ अपना ढाबा चलाना जारी रखता है।